नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स कुरुक्षेत्र में। तो हमारा साझेदारी का जो अध्याय फर्स्ट था वो लगभग समाप्त हो गया था कल, मतलब पूरा ही समाप्त हो गया था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 2, जिसमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पढ़ेंगे हम और साझेदार का प्रवेश पढ़ेंगे। ठीक है। साझेदारी का जो अध्याय दूसरा है, चैप्टर दूसरा है, उसमें हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे नए साझेदार का या साझेदार का प्रवेश वो किन स्थितियों में होता है। ठीक है। तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है, ये चीज हम पहले समझ लेते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि साझेदार का प्रवेश कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ओके, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है, ये चीज समझ लेते हैं पहले हम। तो हम पढ़ेंगे इसमें विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न विभिन्न व्यावसायिक विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण यह संभव है कि विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण यह संभव है कि विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण यह संभव है कि विद्यमान साझेदारी समझौते में विद्यमान साझेदारी समझौते में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। विद्यमान साझेदारी समझौते में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। देखिए, साझेदारी का पुनर्गठन होता क्या है कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण, ये देखिए, जब हम साझेदारी व्यवसाय करते हैं तो साल भर कई प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो वही कहा गया है कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण, जो भी परिस्थितियां रहती हैं उनके कारण यह संभव है कि विद्यमान साझेदारी समझौते में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। विद्यमान बोले तो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उस साझेदारी समझौते में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। मतलब कि हमें लगता है कि इस साझेदारी फर्म का जो समझौता पहले हुआ था उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाए। ठीक है। तो वही करना आवश्यक हो जाता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। जिस कारण वर्तमान समझौते को
समाप्त कर जिस कारण से वर्तमान समझौते को समाप्त कर एक नया समझौता गठित करना आवश्यक हो जाता है। ओके, अब देखिए आप, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता क्यों है? ठीक है, विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण, जब भी जो भी बिजनेस हमारा वर्तमान में चल रहा है उसमें जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन परिस्थितियों के कारण हमें लगता है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें क्या है, वर्तमान जो हमारा साझेदारी का समझौता हुआ था उसमें परिवर्तन करना आवश्यक, हमें लग रहा है कि ऐसा आवश्यक है कि इस समझौते में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर किया जाए। ठीक है, जब हमें लगता है कि विद्यमान साझेदारी समझौते में परिवर्तन करना आवश्यक है, ठीक है, जिस कारण से होता क्या है कि वर्तमान जो हमारा साझेदारी समझौता था उसको समाप्त कर दिया जाए और पुनः दूसरे तरीके से नया साझेदारी समझौते का गठन किया जाए। ठीक है, अब इसमें होता है कि वर्तमान साझेदारी के स्वरूप में किन्हीं भी कारणों से संभव या परिवर्तन का पुनर्गठन कहलाता है। तो ये तो इन्होंने डेफिनेशन दी है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है, या साझेदारी फर्म के पुनर्गठन किसे कहते हैं, या साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की परिभाषा दीजिए, तो हमें लिखना ये है कि विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण यह संभव है कि विद्यमान साझेदारी समझौते में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों के कारण या विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण यह संभव है कि वर्तमान में हमारा साझेदारी समझौता जो चल रहा था उसमें परिवर्तन किया जाए। क्योंकि जो हमारा बिजनेस चल रहा था तो साझेदारों के मध्य कोई आपसी मनमुटाव रहा होगा, या कोई परेशानी रही होगी, या कोई साझेदार दिवालिया हो गया होगा, या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई होगी। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए हमें लग रहा है कि हमें ये जो वर्तमान हमारा समझौता है इसको परिवर्तन करके कोई नया समझौता तैयार किया जाए, जिसमें हम कोई नया साझेदार भी बना सकते हैं और मतलब नए नियम लागू कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें समझाया गया है। अब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन परिस्थितियों में होता है वो समझ लेते हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की परिस्थितियां। ठीक है, परिस्थितियां कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब हमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़े। ठीक है, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब हमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़े, किन परिस्थितियों में हमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना होता है वो हम पढ़ लेते हैं। नंबर एक क्या है इसमें? नंबर एक है हमारा विद्यमान साझेदारों के विद्यमान यानी वर्तमान यानी मौजूद,
विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि का विभाजन विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि का विभाजन अनुपात में विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि का विभाजन अनुपात में परिवर्तन। ठीक है। नंबर 1, साझेदारी का पुनर्गठन किन परिस्थितियों में होता है? नंबर 1, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि का विभाजन अनुपात में परिवर्तन। यदि वर्तमान में जो साझेदार हैं उनके लाभ हानि के विभाजन अनुपात में अर्थात लाभ हानि का जो बंटवारा होता है उसके अनुपात में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2 होता है हमारा, नंबर 2 क्या रहेगा इसमें? नए साझेदार का प्रवेश होने पर। ओके। नंबर दूसरा है नए साझेदार का प्रवेश होने पर। यदि साझेदारी फर्म में अगर हम नए साझेदार का प्रवेश करते हैं तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नया साझेदार हमारी साझेदारी व्यवसाय में आया हुआ है उस साझेदार को हम किस प्रकार से साझेदारी फर्म में एंट्री दे रहे हैं, अर्थात वह साझेदार पूंजी कितनी लाएगा, ठीक है, पूंजी कितनी लाएगा, साथ ही साथ पूंजी के अलावा और क्या चीजें लेकर के आएगा वो, अब उसे जो वर्ष के अंत में लाभ होता है उसका लाभ का हिस्सा कितना रहेगा, कितने अनुपात में उसको लाभ देना होगा, ये चीजें दोबारा से हमें जो समझौते में लिखने के लिए साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। अब हमारा नंबर 3 है इसमें साझेदार नहीं लिखो, अपन इसमें लिखते हैं किसी साझेदार की। किसी मतलब व्यवसाय में कोई भी साझेदार हो सकता है, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, ठीक है, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या क्या हो सकता है, या मृत्यु हो सकती है या फिर अवकाश ग्रहण करने पर, अवकाश ग्रहण करने पर। अब देखिए, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या फिर किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है या फिर करना पड़ता है। अब करना क्यों पड़ता है? मान लीजिए किसी व्यवसाय में 5 साझेदार थे, 5 में से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो अब क्या होता है, जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उस साझेदार का जो भी नॉमिनी होता है या जो उसके परिजन होते हैं उसको लाभ हानि जो भी बैठता है उसके हिस्से में वो उसे बांट दिया जाता है। उसके पश्चात बचे हुए 4 साझेदार हैं, वो क्या करते हैं, दोबारा से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करते हैं, उनका नया लाभानी अनुपात बनता है। इसी कारण साझेदारी फर्म का जो है पुनर्गठन करना पड़ता है। अब सेम चीज ये भी है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, यदि कोई साझेदार की मान लीजिए 60 वर्ष की उम्र हो गई है या 60 वर्ष से पहले भी या बाद में भी, जब साझेदार चाहे
वो साझेदारी फर्म से हटने की सोच रहा है कि भैया मुझे जितना भी मैंने पूंजी लगाया था वो मुझे वापस कर दीजिए, और जो मेरा इसमें प्रॉफिट मिलता है, इसमें लाभ जो मेरा होता है उसको मुझे दे दीजिए, और मैं साझेदारी फर्म से अलग होना चाहता हूं, मैं अवकाश ग्रहण करना चाहता हूं, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार होगा उसे उसके हिस्से की पूंजी वापस कर दी जाएगी, साथ ही साथ उसका जो लाभ में हिस्सा रहेगा वो उसे बांट दिया जाएगा। जब उसको बांट दिया जाएगा, बांट देने के पश्चात जो बचे हुए साझेदार हैं वो दोबारा से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनका जो नया लाभ हानि अनुपात बनेगा उस प्रकार वो बांटेंगे, और जो उनका पूंजी में जो पूंजी का अनुपात रहेगा वो भी अलग अलग तरीके से उसका सेटलमेंट करेंगे। इसीलिए किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर या अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है इस परिस्थिति में, ठीक है। अब नंबर चौथा पॉइंट है यहाँ पर, नंबर चौथा पॉइंट है यहाँ पर, साझेदार का दिवालिया होने पर, किसी साझेदार का दिवालिया होने पर, किसी साझेदार का दिवालिया होने पर या फिर सेवानिवृत्ति होने पर, सेवानिवृत्ति, हम सेवानिवृत्ति लिख लेते हैं पर जरूरी नहीं है, क्योंकि अवकाश ग्रहण करना और सेवानिवृत्ति लेना एक ही बात होता है, ठीक है। अवकाश ग्रहण करना और सेवानिवृत्ति लेना एक ही बात होती है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट यही ठीक है कि किसी साझेदार का दिवालिया होने पर। मान लीजिए किसी साझेदारी फर्म में 5 साझेदार थे, 5 में से कोई एक साझेदार ऐसा रहा है जो दिवालिया हो गया है। दिवालिया का मतलब होता है कि वो एक तरीके से कंगाल हो चुका है, उसके पास वर्तमान में ना तो कोई पूंजी है ना कोई संपत्ति है, तो उस साझेदार का साझेदारी फर्म में मतलब रहना अन्य साझेदारों की अपेक्षा सही नहीं है। इसलिए जो अन्य साझेदार हैं वो चाहते हैं कि ये साझेदार दिवालिया हो गया है, इस दिवालिया हुए साझेदार को साझेदारी फर्म से हटा दिया जाए, और जो भी उनका नया लाभ हानि अनुपात बनेगा, नया पूंजी अनुपात बनेगा, उसका पुनर्गठन किया जाए और साझेदारी फर्म को दोबारा से स्थापित किया जाए, ठीक है। तो हमने देखा साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। नंबर 1 है हमारा विद्यमान साझेदार के लाभ हानि का विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, ठीक है। नंबर 2 नए साझेदार का प्रवेश होने पर, यदि नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश लेता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा। नंबर 3 किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या फिर अवकाश ग्रहण करने पर, यदि किसी साझेदार की मृत्यु होती है या फिर वो अवकाश ग्रहण करता है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा। नंबर 4 है हमारा किसी साझेदार की दिवालिया होने पर, यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है, करना पड़ता है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए फिलहाल, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब हमने क्या किया, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कर लिया है। यहाँ पर किस ये परिस्थितियां इनके अनुसार मान लीजिए कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कर लिया है। अब क्या रहेगा इसमें, मान लीजिए 5 साझेदार थे, 5 साझेदार में से कोई एक साझेदार हट चुका है, अब बचे हुए 4 साझेदार हैं, तो उन्होंने क्या किया, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कर लिया है।
अब जो बचे हुए 5 साझेदार हैं उनका जो लाभ हानि अनुपात है वो किस प्रकार से रहेगा, वो चीज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुरुक्षेत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 12th और कक्षा 11th का कॉमर्स मैं आपको पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं, पूरी तैयारी कराऊंगा। साथ ही साथ अगर आप वर्ग 1 के लिए जो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 का जो हमारा टेस्ट होता है टीचर का, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो आज की जो क्लास है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ये वर्ग 1 में बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से चैप्टर पूछा जाता है, लगभग 4-5 नंबर का चैप्टर ये पूछा जाता है। तो अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, क्या हुआ, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो चुका है। अब बचे हुए जो साझेदार हैं वर्तमान वर्तमान यानी कि बचे हुए जो साझेदार हैं, मान लीजिए पहले थे 5 साझेदार, अब एक साझेदार हट गया तो अब बचे 4 साझेदार। तो बचे हुए 4 साझेदार हैं वो क्या होता है, वर्तमान या फिर विद्यमान भी लिख सकते हैं हम उनको, विद्यमान यानी बचे हुए साझेदार, विद्यमान विद्यमान साझेदारों विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। ओके, मतलब जो बचे हुए साझेदार हैं उन साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में क्या परिवर्तन होता है ये पढ़ लेते हैं हम। तो परिवर्तन क्या होता है, विद्यमान साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। देखिए इस दशा में क्या होता है, इस दशा में फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। क्या होता है इस दशा में, फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, विद्यमान साझेदारों की लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर क्या होता है कि ऐसी दशा में फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, अब जब फर्म का पुनर्गठन किया जाता है तो आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है, आपसी किया जाता है तो साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन, आपसी संबंधों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ओके,
ठीक है। होता क्या है, आपसी संबंधों में परिवर्तन, आपसी संबंधों में परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। इस कारण साझेदारों के, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन में जब अनुपात में परिवर्तन होता है तो ऐसी दशा में साझेदारों के जो आपसी संबंध होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। इस कारण उचित यही रहता है कि साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाए ताकि आगे बिजनेस में कोई समस्या ना हो। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए, अगली क्लास हम कल लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल में आपको पढ़ाऊंगा, इतना आप ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।